नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में आज हम प्रधानमंत्री मोदी के रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म वाले फॉर्मूले की बात करेंगे, जिसका जिक्र आज उन्होंने संसद में किया। पीएम मोदी ने कहा कि 17वीं लोकसभा के कामों से पीढ़ियों का इंतजार खत्म हुआ। इसके अलावा पीएम ने विपक्ष पर कौन कौन से तीर चलाए, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आज सत्ता में सबसे पहले हम आपको ये दिखाएंगे कैसे आज संसद में हिंदू मुस्लिम वाली डिबेट हुई। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद और जय श्री राम के नारे लगाए गए। इस खबर पर हमने चिंगारियों से भरे बयानों की एक वीडियो रील बनाई है। लेकिन इस बीच आज संसद के बाहर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव से पहले सीए देश में लागू हो जाएगा। फिर हम आपको हल्द्वानी के असली गुनहगार से मिलवाएंगे, जिसने हिंसा की पूरी स्क्रिप्ट लिखी, जिसका नाम है अब्दुल मलिक। आज हमने हल्द्वानी की आग पर एक ऐसी वीडियो गाइड बनाई है जिसमें पेट्रोल बम वाला प्लांट है और हिंसा से पहले मास्टरमाइंड की साजिशों के सबूत हैं। इसके बाद उस पाकिस्तान की खबर जहां सिर्फ 8 घंटे में एक सत्ता घोटाला हो गया। एक फोन के बाद रातों रात कैसे इमरान खान के साथ पाकिस्तान में बहुत बड़ा खेल हुआ है और कैसे 3 किरदारों ने मिलकर जनादेश को हाईजैक कर लिया है, इस पर भी सत्ता की कुंजी खोलेंगे। लेकिन पहले देश की बड़ी खबरें देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज इंडिया गठबंधन को औपचारिक तौर पर एक जोर का झटका दे दिया। आज उन्होंने खुद यह ऐलान कर दिया कि आप पंजाब और चंडीगढ़ में सीट शेयरिंग नहीं करेगी और सभी 14 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। आपकी जेब की सत्ता से जुड़ी एक अच्छी खबर है। अब आपको पीएफ में जमा धनराशि पर 8.25% की दर से ब्याज मिलेगा। ईपीएफओ ने ब्याज दर 0.10% बढ़ाने की सिफारिश की है। सरकार की मंजूरी के बाद यह लागू हो जाएगा और इससे देश के 6 करोड़ से ज्यादा पीएफ खाताधारियों को फायदा मिलेगा। और कल बदले का दिन है। कल अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का मुकाबला उसी ऑस्ट्रेलिया से है जिसकी सीनियर टीम ने पिछले साल वर्ल्ड कप में रोहित एंड टीम को हरा दिया था। अगर भारत की अंडर 19 टीम यह फाइनल जीत जाती है तो ये उसका 6ठा वर्ल्ड कप होगा। लेकिन सत्ता की शुरुआत करते हैं आज संसद में हुई हिंदू मुस्लिम वाली उस डिबेट से, जिसमें लोकसभा में बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाए गए। बाबरी मस्जिद है और रहेगी, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो लोग राम के अलावे भारत की कल्पना करते हैं वो भारत को नहीं जानते, वो हमारे गुलामी के काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। जब संघर्ष चला तब जय श्री राम चला और मंदिर बना तो जय सिया राम हो गया। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सुना आपने, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के लिए बाबरी मस्जिद जिंदाबाद है, थी और रहेगी। ओवैसी आज संसद में बाबरी मस्जिद के जयकारे लगा रहे थे, जिंदाबाद कर रहे थे। ओवैसी का बयान हम आपको फिर सुनाएंगे, लेकिन पहले एक बार सत्ता में आज की राजनीतिक कुंजियां खोल लेते हैं। आज 17वीं लोकसभा का अंतिम दिन था। 2019 में जिस लोकसभा का गठन हुआ था, आज उसके आखिरी सत्र की कार्यवाही खत्म हो गई। अब नए आम चुनाव के बाद नए लोकसभा बनेगी, लेकिन लोकसभा के आखिरी कार्य दिवस पर आज बहुत कुछ हुआ, जिसमें से हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की 3 कुंजियां तैयार की हैं। इसमें पहले नंबर पर है लोकसभा में पीएम मोदी का राम मंदिर निर्माण के प्रस्ताव पर संबोधन और विदाई भाषण। दूसरे नंबर पर है राम मंदिर निर्माण पर धन्यवाद प्रस्ताव। इसमें असदुद्दीन ओवैसी और गृह मंत्री अमित शाह की सीधी टक्कर रही। और तीसरे नंबर पर भारत रत्न पर हुए वाद विवाद और संवाद की एक छोटी सी रील। इन तीनों घटनाओं पर हमने अलग अलग कुंजियां तैयार की हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं राम मंदिर निर्माण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव की। राम मंदिर पर जो प्रस्ताव है उस पर आज सबसे तीखा मुकाबला गृह मंत्री अमित शाह और एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बीच देखने को मिला। संसद के आखिरी दिन ओवैसी आज फुल मूड में थे। वो संसद के अंदर ही बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। संसद के अंदर आज खूब हिंदू मुस्लिम हुआ। इस डिबेट में ओवैसी ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कोर्ट, संविधान,
सरकार जैसे कीवर्ड्स के साथ सत्ता पक्ष पर जुबानी हमले किए। उनके हमलों के जवाब में दूसरी तरफ से जय श्री राम के नारे लगे, लेकिन बाबरी मस्जिद जिंदाबाद का नारा लगाने वाले ओवैसी अकेले थे। एक बार आपको फिर से दिखाते हैं वो वीडियो क्लिप जिसमें ओवैसी संसद के अंदर बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद। मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद। वैसे ओवैसी ने करीब 12 मिनट का भाषण दिया जिसमें क्रोध की मात्रा बहुत ज्यादा थी। वो अपने भाषण से सत्ता पक्ष को घायल करना चाहते थे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह का 32 मिनट का भाषण विपक्ष और खासकर कांग्रेस के राम विरोध की कहानियों पर केंद्रित रहा। हालांकि उन्होंने कहा कि वो आज किसी को जवाब नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने ओवैसी के हर हमले का जवाब दिया। अगर दोनों की तुलना करें तो ओवैसी ने कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। अमित शाह ने कहा 500 साल बाद इंसाफ मिला है, रामलला अपने घर में विराजमान हुए। ओवैसी ने सवाल पूछा, 22 जनवरी का जश्न मनाकर आप करोड़ों मुसलमानों को क्या मैसेज दे रहे हैं? अमित शाह ने इसका भी जवाब दिया और कहा कि 22 जनवरी का दिन 1528 से शुरू हुए अन्याय के खिलाफ आंदोलन के अंत का दिन है। इतना ही नहीं, ओवैसी ने हमले को और तीखा करते हुए कहा कि मैं राम की इज्जत करता हूं, लेकिन नाथू राम से नफरत करता हूं। अमित शाह ने कहा, जो राम के बिना भारत की कल्पना करते हैं वो भारत को नहीं जानते हैं। ओवैसी ने पूछा, क्या मोदी सरकार सिर्फ एक मजहब की सरकार है या पूरे देश के धर्मों को मानने वाली सरकार है? अमित शाह ने जवाब दिया, जब राम मंदिर का आंदोलन चला तो जय श्री राम का नारा लगा और जब राम मंदिर का निर्माण हो गया तो यह नारा जय सिया राम हो गया। असदुद्दीन ओवैसी ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर सवाल उठाए तो अमित शाह ने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा की, जिससे चेतना का विस्तार हुआ। इस सब के अलावा ओवैसी ने संसद में 2 बार बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाए, जबकि अमित शाह के भाषण के दौरान कई बार जय श्री राम के नारे लगे। पहले एक बार अमित शाह वर्सेस ओवैसी के बीच हुआ कड़ा मुकाबला देख लीजिए, फिर आपको एक छोटी सी रील दिखाएंगे कि इन दोनों नेताओं के अलावा और किसने क्या कहा। मेरी फिक्र में मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। भले कुछ लोग कुछ भी कहे, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र सालों के लिए ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। ये सबको समझकर चलना चाहिए। ये पूरा क्या ये सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर ये बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गलबा और कामयाबी मिली? क्या आइन इसकी इजाजत देता है? क्या ये पैगाम आप जब ऐवान से दे रहे हैं तो 17 करोड़ मुसलमानों को आप क्या पैगाम दे रहे हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। 22 जनवरी का दिन 1528 से शुरू हुई एक संघर्ष और अन्याय के सामने लड़ाई का एक आंदोलन के अंत का दिन है। 1528 से चालू हुई ये न्याय की लड़ाई यहां पर समाप्त हुई। मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले, हे राम। हमारे संविधान की पहली प्रत से लेकर महात्मा गांधी के आदर्श राज्य की कल्पना को राम राज का नाम दिया गया। संविधान में भी राम दरबार को स्थान दिया गया। मान्यवर, जो लोग राम के अलावे भारत की कल्पना करते हैं वो भारत को नहीं जानते, वो हमारे गुलामी के काल का प्रतिनिधित्व करते हैं।
संसद के दोनों सदनों में राम मंदिर पर खूब चर्चा हुई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर सत्ता पक्ष के सांसद राम में दिखे। दूसरी तरफ विपक्ष के सांसद सरकार पर तो हमलावर थे, लेकिन बच कर। शायद उन्हें इस बात का डर रहा होगा कि उनकी प्रतिक्रिया राम विरोधी ना साबित कर दी जाए और चुनाव के इस माहौल में राम विरोधी होना राजनीतिक रूप से घाटे का सौदा हो सकता है। बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी राम मंदिर पर बोले तो ओडिशा के बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने लोकसभा में अद्भुत रामायण सुनाई, जबकि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि गांधी जी के हे राम में भी राम। कि मानो अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के, साकार हुआ स्वप्न हर बला को टाल के, नए क्षितिज उभर रहे हैं अमृत काल के और दिव्य दर्शन हो रहे हैं श्री राम लाल के। मान्यवर, भगवान राम उस भारत की स्व की अनुभूति है जो भारत के स्वतंत्रता के बाद निश्चित रूप से प्रकट होनी चाहिए थी। दिन की शुरुआत हो, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो उत्तर भारत या पश्चिमी भारत में राम राम कह के या राजस्थान में राम राम सा कह के एक दूसरे को स्वागत करते हैं, या महात्मा गांधी की तरह जीवन के अंतिम पल पर हे राम वे लफ्ज हमारे जुबान पर रहते हैं। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम जगत पसेरा, वही राम सबसे न्यारा। ये राम एक मर्यादा का प्रतीक है। हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में भगवान श्री राम सर्वोच्च चरित्रवत्ता का आदर्श, आदर्श पुत्र, आदर्श भ्राता, आदर्श प्रजानुरंजक राजा, कुशली समाज संगठक। न हि तद् भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति, न हि तत् भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति, तद्वनम भविता राष्ट्रम रापो निर्वसति। जहां पर राम है वहीं पर राष्ट्र है, जहां राम नहीं है वो राष्ट्र नहीं हो सकता। राम मंदिर पर सांसदों ने भले ही गर्मागर्म बहस की हो, लेकिन पीएम मोदी का भाषण आज बेहद शांत और नई दिशा देने वाला था। 17वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज आखिरी भाषण था। इस दौरान उन्होंने 2019 के पहले सत्र से लेकर इस आखिरी सत्र की बातों को अपने संबोधन में समेट लिया। उनके भाषण के कुल 5 शब्द सूत्र थे, जिसमें राम मंदिर, विकास और सबका साथ और सबका सहयोग वाली भावना भी थी। पीएम मोदी ने अपने 5 साल के कार्यकाल को रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म वाला कार्यकाल कहा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर चुटकी भी ली और कहा कि कुछ लोग चुनाव के नाम से डर रहे हैं। चुनाव बहुत दूर नहीं है। कुछ लोगों को थोड़ी घबराहट रहती होगी, लेकिन ये लोकतंत्र का सहज आवश्यक पहलू है। हम सब उसको गर्व से स्वीकार करते हैं और मुझे विश्वास है कि हमारे चुनाव भी देश की शान बढ़ाने वाले, लोकतंत्र की हमारी जो परंपरा है पूरे विश्व को अचंभित करने वाले अवश्य रहेंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। और अब तीसरी कुंजी की बात करते हैं, जिस पर संसद के आखिरी दिन राज्यसभा में हंगामे की चिंगारियां भड़की। दरअसल लोकसभा की तरह राज्यसभा में राम मंदिर के निर्माण प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान आरएलडी सांसद और चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने उनके दादा को मिले भारत रत्न पर 2 शब्द कहने की इजाजत मांगी। सभापति जगदीप धनखड़ ने इजाजत दे दी। कांग्रेस सांसद इस बात से नाराज हो गए। जैसे ही जयंत चौधरी अपनी बात रखने लगे तो कांग्रेस सांसद हंगामा करने लगे। सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से अपने सांसदों को शांत करने की अपील की। खड़गे खड़े हुए और उन्होंने सभापति पर ही पक्षपात का आरोप लगा दिया। इस पर बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला बिफर पड़े। उन्होंने खड़गे पर आसन का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस पार्टी चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने से बेचैन है, उसे ये रास नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर संसद में जितनी देर जयंत चौधरी बोले
उससे ज्यादा देर तक इस पर हंगामा होता रहा। एक रील देखिए और समझिए कि जयंत चौधरी ने क्या कहा और कांग्रेस के सांसदों को जयंत चौधरी के बोलने से क्या आपत्ति थी। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का फैसला लिया कि ये फैसला सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी के लिए परिवार तक सीमित नहीं है। देश का किसान का मेरा वर्ग, देश का वंचित समाज का व्यक्ति जो आज भी मुख्य धारा में नहीं है, उनको सशक्त करने वाला फैसला लिया। किस रूल में आपने उनको बोलने के लिए परमिशन दिया? ठीक, अगर ऐसा ही है तो हमको भी हमेशा दीजिए। आप रूल, एक तरफ रूल की बात करते हो और एक तरफ जो चाहते हैं प्लीज जो चाहते हैं उनको कभी भी उठा सकते हैं। ये अच्छा नहीं ना। I will not tolerate an insult to Chaudhry Charan Singh. I will not insult Chaudhry Charan Singh. Sit down, sir. No. हम किसान और किसान वर्ग का इतना असम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकते। Have it from me. सर, मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलने तो देंगे? भारत गांव और किसान में बसता है। एक किसान को सम्मान मिला और हाउस इस डिसऑर्डर में आ जाए, सर, कितनी बड़ी पीड़ा होती है। मुझे इस देश में किसानों की आवाज को कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। इस देश में किसान की आवाज को रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, नहीं होगा, होगा भी नहीं। जिस प्रकार से उन्होंने आज चौधरी चरण सिंह जी का अपमान किया, हर किसान का, हर वैज्ञानिक का, और उस व्यक्ति का जो समाज सेवा करता है उसका अपमान किया, उसके लिए नेता प्रतिपक्ष ने माफी मांगनी चाहिए। इतनी देर सदन में मैं इस तरफ बैठा, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद आज जिन जयंत चौधरी के बोलने का विरोध कर रहे थे वो अभी तक इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा हैं। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होने वाले हैं। 2 दिनों से जयंत चौधरी भी ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। और सत्ता में अब उस पाकिस्तान की बात करते हैं जिसकी आर्मी अब तक तो सिर्फ युद्ध ही हारा करती थी, लेकिन अब वो पाकिस्तान के अंदर चुनाव भी हारने लगी है। हालांकि बावजूद इसके उसने बंदूक के दम पर बैलेट को हाईजैक कर लिया है और अब पाकिस्तान में मुनीर के मोहरे एक्टिव हो गए हैं। कल हमने आपको अपने शो में दिखाया था कि कैसे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर से पाकिस्तान की सत्ता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रातों रात ऐसे ऐसे ट्विस्ट आए कि अब यह खबर अचानक से बदल गई। यानी अब इमरान का पत्ता कटता दिखाई दे रहा है और सत्ता सेना के हाथों में जाती नजर आ रही है, जिसका रिमोट कंट्रोल नवाज शरीफ हो सकते हैं। इसलिए आज आपको यह बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान में सिर्फ 8 घंटे के अंदर सत्ता का सौदा हो गया, कैसे रात के 11 बजे एक कॉल आया और आधी रात को चुनावी नतीजों के साथ खेल कर दिया गया। 3 नाम सिकंदर, शरीफ, मुनीर ने कैसे मिलकर इमरान खान की तकदीर पलट दी, यह भी आज आप देखेंगे। कैसे इन तीनों ने मिलाकर और मिलकर एक धोखे और धांधली से इमरान खान को सत्ता से दूर करने का प्लॉट बनाया और सिर्फ 480 मिनट के अंदर पाकिस्तान में जनादेश को हाईजैक कर लिया। यानी जिस जनता ने इमरान के समर्थित विधायकों को वोट दिए, उनके वोट पर चोट की गई। यानी पाकिस्तान का यह आम चुनाव इस मुल्क में लोकतंत्र की लूट का ऐसा सैंपल बन गया जिसका जिक्र हर चुनाव में और पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास में हमेशा किया जाएगा। पाकिस्तान की जनता हमेशा यह याद रखेगी कि वोटिंग के बाद कल तक जो इमरान खान सत्ता की रेस में आगे चल रहे थे, जिनके समर्थक विधायकों ने करीब करीब एक तरफा जीत हासिल कर ली थी, अचानक कैसे एक सीक्रेट डील के जरिए उन्हें इस रेस में पीछे कर दिया गया और सेना की अगुवाई में डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी कर दी गई।
लेकिन ये सब हुआ कैसे? पाकिस्तान में कैसे रातों रात एक सत्ता घोटाला हुआ और इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, इसे भी गौर से समझ लीजिए। पाकिस्तान के चुनावी रुझानों की शुरुआत में इमरान समर्थक एक तरफा जीत रहे थे, लेकिन तभी इमरान खान समर्थकों की जीत से पाकिस्तान की सेना घबरा गई। मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। जब सेना घबराई, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त को रात 11 बजे एक कॉल आया। अब यह कॉल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सेना मुख्यालय तुरंत पहुंच गए इस कॉल के बाद में। इसके बाद सेना का ऑर्डर लेकर चुनाव आयुक्त अपने दफ्तर वापस लौटे। उसमें एक ऑर्डर था। मुख्य चुनाव आयुक्त ने 8 घंटे तक काउंटिंग रुकवा दी, यानी उसमें कहा गया था कि काउंटिंग रोक दो। शहबाज शरीफ को जीत का भरोसा दिया गया और उसके बाद में 2 बड़ी सीक्रेट मीटिंग में पूरी पिक्चर को बदल दिया गया। 8 घंटे के दौरान जगह जगह बैलेट बदले गए। सुबह 7 बजे तक शरीफ की पार्टी रेस में आ गई, यानी कि वो पार्टी जो कि जिसके मुखिया खुद पीछे चल रहे थे, उस पार्टी को सिर्फ 8 घंटे में आगे कर दिया गया। क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक अब जो तस्वीर बनती दिखाई दे रही है उसमें नवाज शरीफ बढ़त बनाए हुए हैं, यानी आगे हैं। हालांकि इंडिपेंडेंटली अगर बात करेंगे तो पूरी तरीके से तो आगे नहीं है, लेकिन अगर जरदारी की पार्टी उनके साथ आ जाती है तब जरूर उनकी स्थिति मजबूत होती है। यानी 3 लोगों ने मिलकर पाकिस्तान में, जो हम नाम बता रहे थे आपको, कैसे खेल पलटा और उस आवाम के अरमानों को तोड़ दिया जिसने इमरान को सत्ता में वापस लाने के लिए उनके समर्थित सदस्यों को भर भर कर वोट दिए थे। इस सत्ता घोटाले के 3 किरदार हैं। सबसे पहला नाम पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर, दूसरा नाम शहबाज शरीफ जो पीएम वाली इस लड़ाई में मुनीर के मोहरे हैं, और तीसरा नाम सिकंदर सुल्तान जिन पर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी थी। लेकिन उन्होंने ही चुनाव में सारे नियम कायदे ताक पर रख दिए और सेना के हुक्म की तामील करने में लग गए। अब पाकिस्तान में किस तरीके से चुनावी नतीजों में गोलमाल किया गया, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगाइए कि जो चुनावी नतीजे 8 फरवरी को रात 10:30 बजे तक आ जाने चाहिए थे, वो अभी तक पूरे नहीं आ पाए। अभी भी 265 में से 10 से ज्यादा सीटों के नतीजे आने बाकी हैं और हो सकता है कि इसमें अभी और वक्त लग जाए, क्योंकि इस मुल्क में अभी भी तसल्ली बख्श सत्ता घोटाला जारी है। वैसे आपकी जानकारी के मुताबिक जो अभी तक मिली हुई है, इमरान के समर्थित विधायकों की 100 सीटों पर जीत उसको मिली है, लेकिन सरकार बनाने की तैयारी कर रहे नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ की पार्टी PMLN को 71 सीटें मिली हैं, जबकि बिलावल की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को 53 सीटों पर जीत मिली है। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो आंकड़ा 124 सीटों का हो जाता है, लेकिन अभी भी ये इनके पास सत्ता हासिल करने के लिए 10 सीटों से कम है। इसलिए अब खेल क्या हो रहा है? फाइनल ऑपरेशन की जिम्मेदारी खुद सेना ने संभाल ली है और दावा है कि सेना की नजर अब इमरान समर्थक निर्दलीय सदस्यों पर है जो इस चुनाव में जीत गए हैं। इन पर जल्द किसी पार्टी में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है और सेना उन्हें धमकियां भी दे रही है कि या तो वो PMLN ज्वाइन कर लें या PPP में शामिल तुरंत हो जाएं। मतलब पाकिस्तान का ये चुनाव अब पूरी तरीके से एक ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा और लाफ्टर चैलेंज बन गया है और ये बात खुद पाकिस्तान के लोग भी कह रहे हैं। आज पाकिस्तान के इस आम चुनाव में जो कुछ हुआ उसके बाद वहां पर 1970 बहुत ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि ये वो वर्ष था जब 1947 में देश के तौर पर अस्तित्व में आए पाकिस्तान में पहले आम चुनाव हुए थे और 54 साल पहले भी पाकिस्तान में ऐसे ही सत्ता घोटाला हुआ था। यानी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अब वैसा ही रिपीट टेलीकास्ट हुआ है। बस कहानी में फर्क यह है कि तब आर्मी चीफ जनरल याह्या खान थे जिनके इशारे पर सारा खेल हुआ था और अब इसके डायरेक्टर हैं आसिम मुनीर। उस वक्त आवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान ने धोखा दिया, उनके साथ धोखा किया गया और इस बार सेना के छल के शिकार हुए नियाजी खान यानी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। तब शेख मुजीबुर रहमान की प्रचंड जीत के बाद सेना के समर्थन से नूरुल अमीन को प्रधानमंत्री बना दिया गया और अब नवाज शरीफ इस कुर्सी के प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि उस चुनाव के बाद ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे और बांग्लादेश का जन्म हुआ था और अब जब सेना ने जनादेश को खारिज कर दिया है तो एक बार फिर पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बन गए। और सत्ता में अब बात करते हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी की, जो पिछले 2 दिनों से सुर्खियों में है। इसकी वजह है हिंसा, आगजनी और पथराव की ये तस्वीरें जिन्होंने सरकार और सिस्टम को विस्फोटक चुनौती दी है। हर बदलते दिन के साथ हल्द्वानी वाली साजिश की नई चौंकाने वाली कुंजी सामने आ रही है। आज हम सबसे पहले आपको पेट्रोल बम वाली एक वीडियो कुंजी दिखाते हैं।
8 फरवरी की हिंसा का यह वीडियो आज सामने आया। इसमें आप देख सकते हैं कि एक तरफ दंगाइयों की टोली है, दूसरी तरफ पुलिस वाले हैं और पुलिस वालों पर पेट्रोल बम फेंका जा रहा है। 48 सेकंड का यह वीडियो हिंसा की कहानी को बयां कर रहा है। हिंसा में इस्तेमाल एक जो हथियार है वो इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। कोई पेट्रोल बम फेंक रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, पूरा माहौल हिंसक है। पुलिस के मुताबिक 6 से 7 उपद्रवी उसी समय पेट्रोल बम बना रहे थे। बाइक से पेट्रोल निकालकर बम बनाए जा रहे थे। हिंसा के दौरान ये लोग उपद्रवियों को पेट्रोल बम सप्लाई भी कर रहे थे, जैसा कि वीडियो में दिखाई भी दे रहा है। उपद्रवी पेट्रोल बम से पुलिस को टारगेट कर रहे थे। पेट्रोल बम से बड़े पैमाने पर आगजनी भी की गई। अब पुलिस को पेट्रोल बम बनाने वालों की तलाश है। वीडियो के आधार पर आरोपियों को पहचाना जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें अरशद और जावेद नाम का शख्स भी शामिल है। पुलिस अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। ऐसा शक है कि पेट्रोल बम बनाने और हमला करने की ट्रेनिंग पहले ही दे दी गई थी और ऐन मौके पर पेट्रोल बम से अटैक कर दिया गया। अभी तक पुलिस ने 3 FIR दर्ज की हैं और दंगा भड़काने, हथियारों का इस्तेमाल करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी कर्मचारियों को नुकसान पहुंचाने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किए गए। लेकिन पुलिस की चुनौती यहीं खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि एक नाम जो इस हिंसा का सबसे बड़ा किरदार है वो है अब्दुल मलिक। पुलिस सूत्रों की माने तो अब्दुल मलिक को इस हिंसा का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। अब्दुल मलिक का उस बगीचे पर अवैध कब्जा था जहां नगर निगम की टीम अवैध निर्माण को ध्वस्त करने गई थी। इस वक्त अब्दुल मलिक फरार है। पुलिस अब्दुल मलिक की अलग अलग क्षेत्रों में तलाश कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि पुलिस अब्दुल मलिक पर NSA लगाने की तैयारी में है। पुलिस के मुताबिक कई और मुख्य साजिशकर्ताओं की जांच की जा रही है और पुलिस की रडार पर अब्दुल मलिक के साथ ही कई और साजिशकर्ता भी शामिल हैं जो अब्दुल मलिक का साथ दे रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस अब्दुल मलिक के फोन कॉल रिकॉर्ड्स खंगाल रही है। इसके आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब्दुल मलिक का एक घर दिल्ली में भी है। और अब आपको हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड का चौंकाने वाला वीडियो दिखाते हैं। 8 फरवरी को जब नगर निगम की टीम पहुंची तो उस दिन आरोपी अब्दुल मलिक से जमकर पुलिस की बहस हुई। हल्द्वानी के नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय और अब्दुल मलिक के बीच बहस का एक वीडियो सामने आया है। यह अतिक्रमण वाले एक्शन से ठीक पहले का वीडियो है। और आप इसे कह रहे हो उसका 99 साल की मेरे पास लीज है इसकी। दिखाइए ना, दिखाइए। अरे इसमें आप नगर पालिका में जाके देखो, नंबर पढ़ लो। ये मैंने पढ़ लिया। हाँ तो भाई लीज हुई हुई, लीज में हमारी सबकी खत्म हो गई है। हाँ ठीक है। आपने लीज नहीं कराया, एक बात बताइए, पूरी हल्द्वानी में किस फिर आप रिकॉर्ड कर लो पूरा। ऐसा सुनिए मेरी बात, आपकी लीज खत्म है, फ्रीहोल्ड नहीं है, नजूल जमीन है, मैं कब्जे में ले रहा हूँ। आपको जहाँ जाना चाहिए सर, हम कब्जे में नहीं देंगे। आप हट जाइए यहाँ से, नहीं बुलाइए, पीएससी बुलाइए, हट जाइए, तुरंत हट जाइए। अगर आपका फ्रीहोल्ड नहीं है आप हट जाइए। अरे दादा के नाम बात कर दी मैंने, कोई मत बोलो, बात कर दी मैंने। अगर आपका फ्रीहोल्ड नहीं है हट जाइए। सोचिए घटना कितनी बड़ी है। एक सरकारी जमीन है जिस पर कुछ लोग कब्जा कर लेते हैं, वहां अवैध मदरसा बना लेते हैं। पहले नगर निगम की ओर से अलर्ट किया जाता है, जमीन खाली करने का नोटिस दिया जाता है, उसके बाद उस निर्माण क्षेत्र को सील किया जाता है। नगर निगम की इस कार्रवाई के साथ साथ हिंसा वाली साजिश भी रची जा रही थी। अगर आप इस घटना की पूरी क्रोनोलॉजी को देखेंगे तो जानेंगे कि यह पुलिस प्रशासन की कितनी बड़ी नाकामी है। जब पुलिस को इस क्षेत्र के अति संवेदनशील होने की जानकारी थी तो कार्रवाई इतनी मुस्तैदी से क्यों नहीं की गई। TV9 भारतवर्ष को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक हल्द्वानी प्रशासन ने लोकल इंटेलिजेंस इनपुट यानी LIU पर ध्यान नहीं दिया था। ऐसा कहा जा रहा है कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने हल्द्वानी प्रशासन को आगाह किया था। अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में LIU ने अतिक्रमण हटाने पर दंगे होने की आशंका जताई थी। LIU ने ड्रोन से नजर रखने का सुझाव भी दिया था, लेकिन प्रशासन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुबह करने का सुझाव दिया गया, लेकिन प्रशासन ने दोपहर बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इतना ही नहीं, LIU ने हिंसा से 8 दिन पहले 31 जनवरी को 2 बार अलर्ट किया था। 2 बार 2 फरवरी को सावधान किया था, 3 फरवरी को भी अलर्ट किया गया था, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। LIU रिपोर्ट के मुताबिक 3 फरवरी को साफ साफ लिखा था कि अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान प्लानिंग के तहत मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को ढाल बनाया जा सकता है। और सत्ता में अब बात करते हैं आपके फायदे वाले रिमाइंडर की, जिसमें देश के 6 करोड़ लोगों की EPFO में जमा राशि वाली कुंजी है। इस पूरी खबर को सरल भाषा में एक चार्ट के जरिए सिलसिलेवार ढंग से बता देते हैं।
इसलिए गौर से सुनिए और थोड़ा नोट भी कर लीजिएगा आपको कितना फायदा होने वाला है। पहले जानिए खबर क्या है। दरअसल ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ब्याज दर में वृद्धि कर दी है। ब्याज दर के 8.15% से उसको बढ़ाकर 8.25% कर दिया गया है। आपको बता दें ये 4 साल में सबसे अधिक ब्याज दर है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इससे 6 करोड़ से अधिक ईपीएफओ सदस्यों को लाभ होगा। इस लाभ को समझने के लिए यह जानिए कि इस खबर का असर क्या होगा, आपकी जमा राशि पर कितना फर्क पड़ेगा, यह भी आपको बता देते हैं। अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं तो 8.15% के हिसाब से एक साल में 81,500 रुपए सालाना ब्याज मिल रहा था। अब वो 82,500 रुपए मिलेगा, मतलब 1,000 रुपए का फायदा। ईपीएफओ अकाउंट वाले जिन न्यूज मित्रों के पास 20 लाख की जमा राशि है, जो पहले मिलने वाली ब्याज दर थी वो 8.1% के हिसाब से 1,63,000 रुपए ब्याज मिल रहा था। नई दरों के हिसाब से 1,65,000 रुपए वो हो जाएगा, मतलब पूरे 2,000 का फायदा होगा। अब 30 लाख जमा राशि वालों की बात करें तो इन्हें पहले की दरों से सालाना 2,44,500 रुपए मिल रहे थे। अब मिलने वाला ब्याज 2,47,500 रुपए होगा, मतलब पूरे 3,000 रुपए ज्यादा ब्याज मिलेंगे। अब आप एक साथ सारे फायदे को समझिए। ईपीएफओ की तरफ से ब्याज दर में 0.10% की वृद्धि की गई है। 10 लाख की जमा राशि पर 1,000, 20 लाख की जमा राशि पर 2,000 और 30 लाख की जमा राशि पर 3,000 का वार्षिक अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। एक बात और हम आपको बता दें, लेकिन इसके बीच में बता दें उससे पहले आपका टाइम खत्म हो गया। अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि सत्ता की न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप से